हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है घनी छाया। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानी लेखक हिमांशु जोशी द्वारा रचित इस कहानी में एक मित्र की संवेदनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण है। बच्चों, संवेदनाएं यानी कि जो आपके इमोशंस होते हैं, जो भी आपके आंतरिक भाव होते हैं, उनका मर्मस्पर्शी यानी कि मार्मिक वर्णन, हृदय को छूने वाला कारुणिक वर्णन किया गया है। विदेश में अपने मित्र की मृत्यु के उपरांत दूसरे मित्र ने वर्षों तक अपने मित्र के परिवार को संरक्षण दिया। संरक्षण देना यानी कि उसको सुरक्षा दी, एक साए की तरह, जैसे वो क्या हो, उसका साया हो। तो बच्चों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश भी कीजिएगा। नन्हे नन्हे दूध मुहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी। बच्चों, रुग्ण पत्नी यानी रोग से ग्रसित, यानी कि जो बीमार हो। नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में, अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। हर रोज वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता न था। हाँ, बहुत लंबे अरसे बाद एक पत्र एक दिन मिला। बड़ा अजीब सा था वह, बड़ा करुण, बड़ा दर्द भरा। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा था। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली। इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। बच्चों, अनावश्यक विलंब यानी कि एक ऐसा विलंब जो क्या था, जानबूझ करके किया जा रहा था, अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं था। और इस कारण क्या हुआ था, रोग काबू से बाहर हो गया, यानी कि अब वो असाध्य हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार लगता नहीं। चंद दिनों की मेहमानदारी है। बच्चों, चंद दिनों की मेहमानदारी यानी कि अब वो क्या है, कुछ ही पल की मेहमान है इस धरती पे, यानी कि उसकी मृत्यु अब निश्चित है, कि वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा, कुछ सोचता नहीं। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। पत्नी पत्र पढ़ती रोती। अबोध बच्चे जिनको अभी तक कोई भी ज्ञान नहीं था। अबोध बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जिनको कुछ भी सामाजिक ज्ञान है ही नहीं अभी, रुलाई भरी आंखों से माँ का मुंह ताकते। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियां डाली उन्होंने, फिर तार। तब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था, परमात्मा का ही चमत्कार है, हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं। पहले की तरह कुछ रुपये भी पहुंच गए इस बार। बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल उठे। रुग्ण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा। बच्चों, जब हमें आशा की कोई किरण दिखाई देती है ना, हम कितने भी बीमार हो तो क्या होता है, हम अच्छे होने लगते हैं। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रही, रुपये भी पहुंचते रहे। उसमें लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसीलिए किसी से लिखवा लेता है। इधर एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है उसने। अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा है धीरे धीरे। कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है शहर के पास। एक फार्म हाउस की योजना है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थी, विस्तार से। इतना अच्छा पत्र कभी भी ना आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी, धीरे धीरे। बच्चों, डूबती नाव का पार लगना यानी कि क्या है, एक मुहावरा है,
जब क्या होता है, हमें आशा की कोई किरण दिखाई देती है कष्ट में, जब हमारी नाव डूब रही है और हमें लगेगा कि हमें कोई ऐसा सहारा मिल गया जो हमारी नाव को किनारे ले जा सकता है, तो आशा की किरण हमारे मन में जाग उठती है। ऐसा ही उस परिवार के साथ भी उस पत्र के द्वारा हो रहा था। लगभग 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकाल कर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठी में लिखी रहती हैं उनका अक्षरशः पालन करते हैं। हिदायतें यानी कि जो जो नसीहतें लिखी जाती हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, उनका बच्चे क्या करते, अक्षरशः, अक्षरशः यानी कि अक्षर अक्षर, जो एक एक शब्द का भाई बच्चे क्या करते थे, पालन करते थे। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते, कहना मानते थे। पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है, 6ठी कक्षा में अव्वल आया है। अव्वल आया है यानी कि 6ठी कक्षा में उसने क्या किया है, टॉप किया है, सबसे आगे है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा। वजीफा क्या होता है बच्चों, जिसको आप लोग बोलते हैं स्कॉलरशिप, है ना, छात्रवृत्ति कहते हैं हिंदी में, है ना। तनु अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। चिट्ठी के जवाब भी बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचेगा। योग्य वर तो वहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। दहेज की चिंता न करना, कहीं वर की खोज करना। वर की तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सब सहज हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय से पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनाकर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया। व्यवस्थाओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपये भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजें। वह प्रतीक्षा करेगा। खैर, ब्याह हो गया धूमधाम के साथ। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा, यानी कि जिले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या था, वो अपने जिले में सर्वप्रथम पहले स्थान पर रहा था। खेलों में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले। वजीफा मिला। वजीफा यानी कि उसको छात्रवृत्ति भी मिली, स्कॉलरशिप भी मिली। इनाम में मिली सारी वस्तुओं की फोटो वे पापा को भेजना न भूले। बदले में कीमती कैमरा आया, गर्म सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्म स्पर्शी लंबा पत्र आया। मर्म स्पर्शी यानी कि मार्मिक, हृदय को छूने वाला, करुणा से भरा हुआ। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें, उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा। यह सारा कारोबार उन्हीं के लिए तो है, पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चने आ जाती और उसका आना स्थगित हो जाता। बच्चों, स्थगित हो जाता यानी कि रुक जाता। बच्चों, यहाँ पे स्थगित लिखा है तो आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, स्थगित। यहाँ पे 2 मात्राएं ज्यादा दिख रही हैं आपको, है ना, तो स्थगित नहीं होगा, स्थगित। समय पंख बांधकर उड़ता रहा अबाध गति से। बच्चों ने लिखा कि यदि उनका घर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं,
इसीलिए उसे स्वयं ही रहना पड़ता है। यहाँ की आबो हवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकाल कर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन व्यवस्था के लिए क्या किया जाए। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना न दिखी, तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती हैं, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती हैं। प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र मिला। बच्चों, प्रत्युत्तर यानी कि उसके जवाब में, प्रति प्लस उत्तर, विस्तृत यानी कि बहुत लंबा चौड़ा। इलाज के लिए रुपये भी, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना। अकस्मात यानी कि अचानक से वो अफ्रीका पहुंचकर पापा को चौंकाना चाहता था, यानी कि पापा के लिए वो सरप्राइज प्लान कर रहा था। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट, वीजा भी सब देखते देखते बन गया, और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में एक गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे यानी कि पापा कितने हैरान होंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो अभी वह उतना ही छोटा होगा जब वह निक्कर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहां ताला लगा था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य वहां रहते हैं। बच्चों, अप्रवासी क्या होता है? जो भारत के लोग हैं लेकिन दूसरे देश में रहते हैं उनको कहते हैं अप्रवासी। तो एक अप्रवासी वहां अवश्य रहते हैं। रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा ऊँघ रहा है। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। बड़े उत्साह से स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में लुढ़का किलक रहा है। यह किसका चित्र है? युवक ने गौर से देखा, कुछ छेपते हुए कहा, मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर जोर से खिलखिलाए। मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो, सच। इतने साल बीत गए, जैसे कल की ही बात है। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। जिगरी दोस्त यानी कि जो हृदय से एक दूसरे को मित्र मानते हैं, जिगर से, उनको कहते हैं जिगरी दोस्त। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखाया। साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। साझा यानी कि पार्टनरशिप जिसको आप बोलते हैं ना। साझा यानी कि एक दूसरे की सहभागिता के साथ, एक दूसरे के साहचर्य के साथ। नैरोबी की आज यह बहुत अच्छी फर्म है। यह सब उसी की बदौलत है। उसी की बदौलत है यानी कि उसी के कारण है। कहते कहते वे ठिठक गए। उसका हाथ अपनी हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है? भाई बहन सब ठीक हैं? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं ना? सब ठीक है। बस यही मैं चाहता था, यही। हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन
कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकल कर किनारे पर आ लगते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। जरा सोचो बेटे, वे कहाँ से? तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस से डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। रुपये रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुट घुट कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा की, हताश की तथा असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे के अलावा कुछ भी न दिखता तुमको। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक अदृश्य टोर के सहारे। बच्चों, बीहड़ वन यानी कि जो बहुत ही खतरनाक वन होते हैं उनको क्या कहते हैं? बीहड़ वन। तो वो क्या कह रहा है कि कितने बीहड़ वनों को हम पार कर जाते। एक अदृश्य जो डोर दिखाई न दे उसे कहते हैं अदृश्य। जैसे प्रभु भी आपके सामने ईश्वर भी नहीं है ना, वो अदृश्य रूप में है, लेकिन आप उसको मानते हैं और आप क्या करते हैं? उस पर आस्था रखकर, उस पर विश्वास रखकर बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे वार्तालाप चल रही है कि वो वृद्ध अपने मित्र के बेटे को ये सारी बातें बता रहे हैं। उनका गला भराया। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे बेटे। अपने साझे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन की इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज हो गए। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भराया। वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र को न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। एक कारुणिक कहानी थी, एक मार्मिक कहानी थी जो हिमांशु जोशी ने लिखी थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने क्या बताया कि अगर हम क्या करते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास रखते हैं और दूसरों को उनके कष्ट के समय में सहारा देते हैं, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं? अपना जीवन अच्छी तरह बिता सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों का सहारा बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता वो किसी डूबते हुए को पार लगा दे, है ना बच्चों? तो बच्चों इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास जरूर कीजिए।